हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लहासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक ऐसी विधा है, मतलब एक ऐसा प्रकार, एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई लेखक अपनी यात्रा के दौरान वहाँ देखे गए स्थलों, वस्तुओं, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटीज हैं, सीनरीज हैं, वहाँ की घटनाओं तथा व्यक्तियों से संबंधित जो भी ब्यौरे होते हैं, जो भी विवरण होते हैं, उनका एक सृजनात्मक, एक क्रिएटिव चित्रण करता है। यात्रा वृत्तांत में यात्रा स्थल से जुड़े ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक तथ्य आदि का विवरण दिया जाता है। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं वो यात्रा वृत्तांत के को लिखने के लिए जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के लिए वो एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध जो है लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं, और उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। लहासा की ओर भी उनमें से ही एक यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लिखा। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत जो है ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को, जो भारतीय लोग थे, भारतीय नागरिक थे, उनको तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म यानी कि जो है ना, भिखमंगा का, उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण करके और फिर ये यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा, जो ये लहासा जो नाम है हमारे यात्रा वृत्तांत का, ये क्या है बच्चों? ये तिब्बत की राजधानी का नाम है। लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों, यानी बहुत ही ऐसे रास्ते जिन पे जाना बहुत ज्यादा कठिन हो, दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जैसा मैंने बताया बच्चों कि ये जो है तिब्बती समाज के बारे में भी काफी जानकारी जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग। यहाँ पर बच्चों ये जो अंग है, ड जैसा जो हमें लिख रहा है, इसको अंग पढ़ा जाता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो तिब्बत का एरिया है और लहासा का एरिया है, इस पर चीन जो है वो अपना प्रभुत्व जो है उसका दावा करता है कि ये जो है हमारा एरिया है, हमारे क्षेत्राधिकार में आने वाला एरिया है। तो इसलिए वहां पर चीनी पलटन, जो चीनी सैनिक हैं, वो रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब होता है जिस किले को छोड़ दिया गया हो, ठीक है। परित्यक्त, ये जो परित्यक्त है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा, कोई भी ऐसी चीज जिसको छोड़ दिया गया हो, यानी वहां पे एक ऐसा चीनी किला था, ठीक है। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तो तिब्बत में जो है ना, यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है। यानी जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में जो है जात पात, छुआछूत, ये चीजें बहुत ज्यादा विद्यमान थी। हालांकि धीरे धीरे ये चीजें अब काफी कम हो गई हैं, लेकिन वहां उनके समाज में जाति पाति और छुआछूत का कोई सवाल नहीं है। और ना वहां औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर, देखो ये जो वर्ड है इसको चोंगी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ड नहीं है। ये जो ड के बाद बिंदी होती है, ठीक है, ये अंग होता है। जो हमारी वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो क वर्ण होता है, क वर्ण का ग्रुप, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये अंगा पढ़ा जाता है। तो ये चोंगी पढ़ा जाएगा। चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी में रखकर आपको दे देगी। ठीक है, मिट्टी के टोटीदार बर्तन मतलब जैसे हमारे यहाँ पे केतली वगैरह होती है, ठीक है।
रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर, ठीक है, ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने या फिर तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब वहाँ एक तरह से जो टैक्स हम कह सकते हैं, टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला, थोंगला एक जगह का नाम है, के थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो है वो जो लेखक हैं, लेखक का दोस्त है जो साथ में उनके जा रहा है, ठीक है। सुमति जो है उनका दोस्त है, यानी कि वो भी एक भिखमंगे के भेष में है, एक मंगोल भिक्षु है। जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी जब वो भिखमंगे थे तो उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। 5 साल के बाद वो फिर उस रास्ते पर गए थे, यानी जहां वो पहले गए थे उसी जगह पर फिर से गए। पर इस बार वो भिखमंगे के वेश में नहीं गई, भिखारी के वेश में नहीं गए, ठीक है। एक भद्र यात्री के, यानी एक जेंटलमैन के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, ठीक है। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। देखो कितनी एक सोचने की बात है कि जब वो भिखमंगे के वेश में थे तो उनको बहुत अच्छी जगह रहने के लिए मिली, लेकिन जब वो 5 साल के बाद एक जेंटलमैन के वेश में गए, एक भद्र पुरुष के वेश में गए, तब उनको उतनी अच्छा जगह नहीं मिली, क्योंकि लोग भिखमंगों पर ज्यादा एक तरह से विश्वास कर रहे थे, ठीक है। वो उनको भिक्षु समझते थे। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मतलब उनकी मेंटेलिटी पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग जो है बच्चों, छंग एक मादक पदार्थ को बोलते हैं जो तिब्बत में मादक पदार्थ होता है, जिसको हम कह सकते हैं यानी कि एक अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। अब हमें सबसे विकट डांडा, डांडा एक विकट जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, यानी उनके दोनों तरफ ना कोई गांव नहीं होता, बहुत ऊंचाई पे वो जगह होती है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे क्या होता है, डाकू ना मौका देख के लोगों को लूट लेते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर, निर्जन मतलब सुनसान एकांत स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी जगह पे बच्चों कौन गवाह मिलेगा, ठीक है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक, इस तरह की चीजें लिए फिरते हैं। यानी कि यहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं होता, इसलिए लोगों के पास पिस्तौल, बंदूक, ये सब चीजें होती हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू नहीं मारेगा तो खुद को उसको खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास, ये है थोंगला, थोंगला एक जगह का नाम है, थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिख मंगे थे, यानी कि वो भिख मंगे थे, भिख मंगे मतलब भिखारी के वेश में थे। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, 1 पैसा कहते, ठीक है। यानी अगर कभी उन्हें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती कि कोई उन्हें थ्रेट देता या धमकी देता कि हम तुम्हें लूट लेंगे, तो वो भिखारी के वेश में थे, और फिर ना और ज्यादा अपनी ना, मतलब ऐसी लाचारी वाली बना लेते थे अपनी जो दशा है, और फिर क्या बोलते, कुची कुची, दया दया, तो लोगों को उनपे और ज्यादा दया आती। ये बात कहकर वो भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, सुमति मतलब उनका जो दोस्त था मंगोल भिक्षु, उससे कहा कि यहां से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लंगकोर जो है बच्चों वो एक जगह का नाम है, ठीक है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पे बच्चों ना, इतनी ऊंचाई पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी काफी कम हो जाता है, और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए
कि तिब्बत के रास्ते में जाने पर उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वहां पे जो है वो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, उनको सांस लेने में कठिनाई थी, रास्ते बहुत दुर्गम थे, खाने पीने का सामान नहीं था, पैदल चलना पड़ता था। ठीक है, ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। हमारी दक्षिण की तरफ, दक्षिण मतलब दक्षिण, दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम, पूरब से मतलब पूर्व और पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत मतलब सफेद। भाटे भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे का मतलब यह है कि ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली, बिल्कुल प्लेन पहाड़ थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे मतलब वो जगह जो बहुत कठिन थी, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता है बच्चों की पहाड़ों पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतरना जो है वो काफी आसान होता है, क्योंकि उतरने के लिए हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। शायद दो एक और साथ सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मैं मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और मैं दोन की वक्स्तों की तरह, किसकी तरह बच्चों? दोन की वक्स्तों। ठीक है, दोन की वक्स्तों की तरह। दोन की वक्स्तों जो है बच्चों वो एक स्पेनिश उपन्यासकार हुए हैं, जिनका नाम था सार्वेतेज। यानी स्पेन स्पेन के ना एक नॉवेलिस्ट थे, जिनका नाम सार्वेतेज था। तो सार्वेतेज का जो नायक था उसका नाम था क्विकजोट। क्विकजोट जो है ना वो घोड़े पर चलता था, तो उसी को दोन की वक्स्तों बोला जाता है। तो दोन की वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था दोन की वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। यानी जब वो रास्ते में चल रहे थे ना, तो वहां पे दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते फूटने का मतलब है कि दो रास्ते जा रहे थे वी शेप में, एक इधर और एक इधर। जैसे आपने एक मूवी भी देखी हो ना, रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न में क्या होता है, वो जब जाते हैं तो एक वो रास्ता जो होता है रॉन्ग टर्न होता है, वो वी शेप में रास्ता होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, तो वो फिर गलत रास्ते पे चला जाता है, जो कि रॉन्ग टर्न होता है। तो इसी तरह से, हालांकि यहाँ ये इतना गलत रास्ता नहीं है जिस पर उन्हें अपनी जान का खतरा हो, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। कौन सा रास्ता था? दाहिने वाला, लेकिन वो बाएं रास्ते पर चले गए। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति जो उनके दोस्त थे वो इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। कुछ तो वो मंगोल थे ना, यानी मंगोलिया जो एक जगह है वहां के रहने वाले थे मंगोल। ठीक है, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब जो उपले होते हैं, ठीक है, जो गोबर से बनते हैं उपले। कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। अच्छे यजमान मतलब एक तरह से उनके अच्छे दोस्त थे। चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मतलब वो एक चीज होती है जो कि खाने की एक वस्तु होती है, जिसको तिब्बत में थुक्पा बोला जाता है। इसके बाद वो, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम है बच्चों? तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। गंडे मतलब कपड़े को फाड़कर एक धार्मिक चिन्ह बनाया जाता था, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बोध गया एक ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध धर्म की जो है, बौद्ध धर्म काफी ज्यादा, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यजमान मतलब जो उनके वहां जान पहचान वाले लोग थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ।
इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कहते हैं जो बोझ को ढोने वाला होता है, यानी वो थक गए थे तो वो चाहते थे कि कोई भरिया मिल जाए। ठीक है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। ठीक है। 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनकी धूप भी बहुत तेज होती है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, सुमति के जो परिचित थे वो तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना पैसों के। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, जिसको बौद्ध लैंग्वेज में, जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज होती है उसमें नमसे बोला जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष मतलब जेंटलमैन। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की, कंजूर किसको कहते हैं बच्चों? बुद्ध वचन। ठीक है। कंजूर, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथियां मतलब जो छोटी छोटी किताबें होती हैं। ठीक है। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, वो जो पोथियां थी ना। ठीक है। जो कंजूर जिस पे लिखा हुआ था। ठीक है। बुद्ध अनुवाद। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। यानी एक एक पोथी जो थी, एक एक किताब, वो 15-15 शेर से कम नहीं होगी। शेर जो है ना, ये वजन, यानी कि जो हम तोलते हैं, वेट करते हैं, उसकी एक इकाई होती है शेर। 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर होने का मतलब यह है कि वो रीडिंग में इतने इन्वॉल्व थे, पढ़ने में इतने इन्वॉल्व थे कि वो बिल्कुल खो गए थे उनके अंदर। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। फिर मैंने उनको जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे। किस चीज में? उनको वापस आने में। लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। किससे विदाई लेकर चल पड़े? भिक्षु नमसे से। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो हमारा यात्रा वृत्तांत है ये समाप्त हो गया है। ठीक है। अगली जो हम वीडियो है उसमें इसके प्रश्न उत्तर पर डिस्कशन करेंगे। तो ये यात्रा वृत्तांत जो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है, जो उनकी तिब्बत यात्रा के बारे में है। वहाँ इसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में, वहाँ तिब्बती लोगों के रहन सहन, वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में, जैसे लंगकोर एक जगह थी, तिंगरी एक जगह थी, डांडे एक जगह थी। ठीक है। और थोंगी एक 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 चीज का नाम है जिसमें वो चाय मत कर देते थे। तो इस तरह से अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों को बताया है, वहाँ के समाज के बारे में बताया है, वहाँ के धर्म के बारे में बताया है। तो अगर हम इसको, ये वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको कर पाएंगे अच्छे से। उनको पेपर में अपने, या किसी भी आने वाले जो भी आपका पेपर होगा या असेसमेंट होगा, उसमें आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक।